चलिए देखिए, आज से फिजिक्स जो है, फिजिक्स का पहला पार्ट गति हम लोग चालू कर रहे हैं। ठीक है, गति में सबसे पहले ये पार्ट का नाम है, ध्यान रखिएगा, इकाई एक, गति। एनसीईआरटी में सिर्फ गति दिया है, अगर भारती भवन पढ़िएगा तो उसमें गति और विराम दिया है। ठीक है, भारती भवन में गति और विराम, या अदर ये ध्यान रखिए स्टूडेंट फ्रेंड्स पढ़िएगा तो उसमें भी गति ही दिया है। तो सबसे पहले हम गति के बारे में जानेंगे कि गति क्या होता है। देखिए, गति को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा कि मोशन बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, कि गति क्या होता है, गति, आपको गति के बारे में जानना होगा। तो जब कोई पिंड क्या होता है कि जब कोई पिंड, ध्यान रखिएगा, समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित करता है तब उसको गति में बोलेंगे। जैसे कोई पिंड अभी मान लीजिए यहाँ पे है, कुछ देर के बाद देखिए आप यहाँ से यहाँ आ गया, या कुछ देर के बाद यहाँ से और ध्यान रखिए चल के दूसरी जगह चला गया, तब उसको हम क्या कहेंगे, गति में। यानी इसको कैसे डिफिनीशन के रूप में लिखेंगे, यानी कहेंगे कि जब कोई पिंड किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ क्या करता है, अपना स्थान बदलता रहता है, तब उसको गति में कहते हैं। यानी कभी भी गति में, जब भी किसी पिंड के अगर बताना होगा कि कोई पिंड गति में है कि नहीं है, तो किसी निर्दिष्ट बिंदु से तुलना करना होगा। निर्दिष्ट बिंदु के मतलब किसी स्थिर बिंदु से तुलना करना है। तो जब कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष कहें, समय के साथ अपना स्थान बदलता रहता है, तब उसको क्या कहेंगे, गति में। तो इसको लिखिए, बोल देते हैं, लिखिए, जब कोई पिंड, जब कोई पिंड, अच्छा पिंड किसको बोलेंगे अभी इसको बता रहे हैं, पहले इसको लिखिए। जब कोई पिंड, पिंड को आप वस्तु भी बोल सकते हैं, कण भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, स्थिर बिंदु के सापेक्ष, बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदलता रहता है, तब उसे गति में कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपको समझा दिया कि जैसे कोई वस्तु अभी यहाँ पे है, कुछ देर के बाद देखे कि दूसरे जगह चला गया, यानी कुछ देर के बाद दूसरी जगह पर चला गया, तब इसको किस में कहेंगे, गति में कहेंगे। यानी स्थान बदलना चाहिए, तो ये गति हो गया। ठीक है, दूसरा हेडिंग बनाइएगा, विराम, जिसको इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तब विराम आप समझिए कि विराम गति के उल्टा होता है। यानी जब कोई पिंड क्या करता है, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान नहीं परिवर्तित करता है, तब उसको क्या कहेंगे, विराम में। यानी किसी पिंड को अभी आप देख रहे हैं तो यहीं पे है, कुछ देर के बाद देखें तो फिर यहीं पे होगा, कुछ देर के बाद देखें फिर यहीं पे है, तब उसको किस में कहिएगा, विराम में। जैसे ये बोर्ड है, आप अभी देखिएगा तो यहीं पे, कुछ देर के बाद देखिएगा तो यहीं पे होगा, फिर कुछ देर के बाद देखिए तो यहीं पे, तो बोलिए इसको किस में कहेंगे, विराम में। यानी इसको कैसे लिखेंगे कि जब कोई पिंड यानी वस्तु, ठीक है, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, तब उसे गति कहते हैं, तब उसे विराम में कहते हैं। बदलता है तब उसे विराम में कहा जाता है।
ये दोनों बात समझ गए। यानी यदि कोई वस्तु, ध्यान रखिएगा, या पिंड समय के साथ अपना स्थान बदले तब उसको गति में कहेंगे। यदि कोई पिंड समय के साथ अपना स्थान नहीं बदले तब उसको किस में कहेंगे? विराम में कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ है कि पिंड का मतलब क्या होता है। अब ये ध्यान रखिए, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि पिंड का मतलब क्या? पिंड का मतलब ढेला नहीं, तो फिर पिंड का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु। अब क्या ये कुर्सी गति करेगा? बोलिए, कौन गति करेगा? यानी कोई गतिशील पिंड, यानी कोई चलने वाला। तो अगर कोई चलने वाला पिंड, ध्यान रखिएगा, समय के साथ अपना स्थान बदलता है तब उसको क्या कहेंगे? वस्तु या पिंड कहेंगे। लेकिन पिंड की अवधारणा कैसे हो? पिंड की अवधारणा ध्यान रखिएगा, पिंड कहते किसको है, इसको ध्यान देना होगा। पिंड को आप कण भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा कि इसको कण बोलेंगे, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको। ठीक है। अब आपको समझना है कि पिंड या कण की अवधारणा, कण मानते किसको है, पिंड मानते किसको है, इसको समझना है। यानी ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु को आप पिंड या कण मान सकते हैं। कब? जब उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होता है ना, उस वस्तु के लंबाई की तुलना में बहुत अधिक होता है, मतलब ज़्यादा होता है। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर ये चल लिया, तो अब ये वस्तु 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर चल लिया, तो इसके लंबाई की तुलना में ये ज़्यादा है, इसलिए ये 1 सेंटीमीटर के वस्तु को हम क्या मानेंगे? कण मानेंगे या पिंड मानेंगे। या दूसरा समझिए, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी हो गई। अब ये ध्यान रखिएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गई और ये चल गई 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 12 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, मान लीजिए 10 किलोमीटर चल गई। तो 10 किलोमीटर चल गई तो 10 किलोमीटर में मीटर कितना होगा? 10,000, ये इतना मीटर होगा। तो बोलिए इसके लंबाई के तुलना में ये ज़्यादा है कि नहीं है? है ना। तब इस रेलगाड़ी को हम क्या मानेंगे? तो इस रेलगाड़ी को कण या पिंड मान सकते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 10 मीटर चल के रुक गई, तब क्या उस परिस्थिति में इसको पिंड या कण मान सकते हैं? नहीं। इसके द्वारा ये ध्यान रखिएगा, इसके लंबाई की तुलना में चली गई दूरी ही बहुत कम है, तो इस परिस्थिति में रेलगाड़ी को हम क्या कण या पिंड नहीं मानेंगे। वहाँ रेलगाड़ी को वस्तु या रेलगाड़ी ही कहेंगे। ठीक है। लेकिन यही चली गई दूरी जब ज़्यादा हो जाए तब उस परिस्थिति में रेलगाड़ी को क्या आप कण या पिंड मान सकते हैं। तो ये कण और पिंड की परिभाषा कैसे लिखिएगा? यानी जब किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उसके लंबाई की तुलना में अधिक होता है तब उसको क्या कहेंगे? पिंड या कण। तो लिखिए, लिखेंगे कि जब किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, ये दूरी लिखा गया है, दूरी उसके लंबाई के तुलना में, लंबाई के तुलना में बहुत अधिक होता है, तब उस वस्तु को कण या पिंड माना जाता है, माना जाता है। ठीक है। तो ये कण समझ गए, गति भी समझ गए, विराम भी समझ गए। तो अब उसके बाद अब आपको समझना है, ध्यान रखिएगा, दूसरा अब समझना है दूरी किसको कहेंगे। ठीक है। दूरी के बारे में, दूरी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस बोलेंगे। तो दूरी का मतलब क्या होता है इसको समझिए। तो दूरी का मतलब होता है कि यदि कोई पिंड, ध्यान रखिए, किसी भी दिशा में अगर कुछ चल के जा रहा है तो चला गया पथ लंबाई उसकी क्या कहलाएगा? दूरी कहलाता है। यानी कहेंगे, ध्यान रखिएगा, कि किसी पिंड द्वारा या किसी कण द्वारा या वस्तु कह लें चली गई कुल पथ लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे? किसी पिंड द्वारा चली गई कुल पथ लंबाई को
लंबाई को उस पिंड की दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। अच्छा, अब बात कर ले, ध्यान रखिएगा कि दूरी, तो दूरी ध्यान रखिएगा कि दूरी एक प्रकार की अदिश राशि होता है। दो राशि आपको बताएंगे इसके बाद। ध्यान रखिएगा कि राशि जो होता है ये ध्यान रखिए भौतिकी में जो भी ये ध्यान रखिएगा पद होता है उसको जिस नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसको बोलते हैं भौतिक राशि है। और भौतिक राशि कितना तरह के, दो तरह का होता है, एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। तो उसमें ये आपको बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। तो दूरी ध्यान रखिएगा कि दूरी जो होता है ना ये अदिश राशि होता है। तो लिखेंगे यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अच्छा, इसको ध्यान रखिएगा कि डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो लिखेंगे इसे डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, इसके एसआई मात्रा की बात कर ले तो इसके एसआई मात्रा ध्यान रखिएगा मीटर होता है। तो लिखेंगे इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, जिसको एम द्वारा सूचित करते हैं, मीटर होता है। अब इसका अन्य मात्रक ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, यानी इसका ये ध्यान रखिएगा और बहुत सारे मात्रक हैं। तो इतना आप लिखिए जल्दी, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अब हम लोग दूरी जान गए, गति जान गए, विराम जान गए और पिंड जान गए। अब आपको बता रहे हैं विस्थापन के बारे में। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन के बारे में समझिए कि विस्थापन क्या होता है। देखिए, विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही होता है, लेकिन अंतर क्या है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, जैसे ये पूरब में हो गया, या ध्यान रखिएगा कि पश्चिम में हो गया, या दक्षिण में हो गया, या उत्तर में हो गया, ये किसी निश्चित दिशा में, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक सरल रेखा पे जो भी दूरी तय करता है ना, उसको बोलते हैं विस्थापन। या ऐसे कह ले इसको कि किसी पिंड द्वारा, एक ध्यान रखिएगा कि किसी पिंड द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, अल्पतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। या किसी पिंड की प्रारंभिक स्थिति या और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, बोलेंगे किसी पिंड की अंतिम स्थिति, चाहे प्रारंभिक स्थिति ही लिख लीजिए, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, विस्थापन कहते हैं। या इसको दूसरा तरीका से कैसे कह देंगे कि किसी पिंड द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई अल्पतम दूरी को, ठीक है, ये एक सरल रेखा में किसी पिंड द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अच्छा, विस्थापन की बात कर लें तब विस्थापन ध्यान रखिएगा कि विस्थापन जो होता है, विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, ये एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है,
इसका भी SI मात्रक ध्यान रखिएगा मीटर होता है, और दूरी का भी SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसको भी कहीं पे S लिखते हैं, कहीं पे ध्यान रखिएगा डेल्टा, ये डेल्टा टी का है डेल्टा, ध्यान रखिएगा कि डेल्टा D या D भी द्वारा इसको सूचित करते हैं, ठीक है। अब दूसरा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछता है, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना होगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर, मतलब दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे कि दूरी और विस्थापन में निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है, अंतर है। अब आपको करना क्या है कि कॉपी में क्या करना है कि एक तरफ दूरी लिखना है और बीच से लाइनिंग पढ़ना है, और एक तरफ क्या करना है, विस्थापन लिखना है, ठीक है। विस्थापन, दूरी और विस्थापन में क्या करेंगे कि दोनों में बारी बारी से लिखेंगे अंतर। देखिए, दूरी में आपको बताया गया था कि किसी पिंड द्वारा चली गई, ध्यान रखिए, कुल पथ लंबाई को उसका दूरी कहते हैं। तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, किसी पिंड द्वारा चली गई कुल पथ लंबाई, पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। ये पहला हो गया। अच्छा, इसमें पहले आप ध्यान रखिएगा कि विस्थापन में क्या कहिएगा कि किसी पिंड द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। अब बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में किसी पिंड द्वारा, किसी पिंड द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान देना होगा कि बताया गया है कि दूरी, ध्यान रखिएगा, एक अदिश राशि होता है जबकि विस्थापन सदिश राशि होता है। तो लिखेंगे यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसमें क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, ठीक है। अच्छा, तीसरा आपको ध्यान देना होगा कि दूरी जो होता है ना, किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी कब वो जीरो नहीं हो सकता है, कब वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ये हमेशा धनात्मक ही होगा। जबकि विस्थापन जो है ना, किसी पिंड का विस्थापन, ध्यान रखिएगा, जीरो हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तब बोलेंगे, ध्यान रखिएगा कि दूरी, किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी लिख दीजिएगा, किसी पिंड द्वारा, किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन में क्या लिखिएगा कि यह शून्य हो सकता है, लिखेंगे यह शून्य हो सकता है, ठीक है। चौथा आपको ध्यान देना होगा कि दूरी जो है कब वो ऋणात्मक नहीं होगा, और विस्थापन क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। अब ऋणात्मक कब होगा, शून्य कब होगा, इसके बाद आपको बता रहे हैं। तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक
नहीं होता है, ठीक है। जबकि विस्थापन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो लिखेंगे विस्थापन ऋणात्मक, ऋणात्मक हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, पांचवा आपको ध्यान देना होगा कि पांचवा क्या, कि दूरी जो होता है ना, ये विस्थापन से हमेशा अधिक होता है और नहीं तो उसके बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, तो जब कोई पिंड एक सीधा रेखा में चलेगा, सोझ रेखा में चलेगा, मतलब सीधी, ध्यान रखिएगा, पथ पर चलता है, तो उस परिस्थिति में दूरी और विस्थापन क्या होता है, बराबर होता है। तो दूरी ध्यान रखिएगा या तो विस्थापन के बराबर होगा, नहीं तो उससे हमेशा अधिक होगा, कम नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे दूरी विस्थापन से अधिक या बराबर होता है। अच्छा, इसमें लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि विस्थापन दूरी से कम या बराबर होता है। तो इतना बात आप समझ गए। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे आपको बता रहे हैं कि दूरी और विस्थापन, विस्थापन कब ऋणात्मक होगा, कब शून्य होगा और कब, ध्यान रखिएगा, शून्य नहीं होगा। पहले इतना नोट कीजिए। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई किसी पिंड का विस्थापन कब 0 हो सकता है, कब नहीं होगा। जैसे यहाँ एक स्थान A है, ठीक है, ये जाने के लिए ध्यान रखिएगा इस तरह से रास्ता है, यहाँ पे B पर जाना है किसी पिंड को। तो अगर कोई पिंड A से चल के इस तरह से, ध्यान रखिएगा, है B पर गया है, तो ये जो पथ लंबाई है इस तरह से, इस पथ लंबाई को, जितना ये पथ लंबाई होगा इसको बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, दूरी। क्या बोलेंगे, दूरी। लेकिन विस्थापन में क्या होगा कि ये प्रारंभिक स्थिति हो गया और ये अंतिम स्थिति हो गया, इसके बीच की न्यूनतम दूरी देखेंगे कैसे होगा। तो न्यूनतम दूरी, ध्यान रखिए, कभी भी ध्यान रखिएगा, सीधा मिलाने से बनता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सोझ लाइन होगा, मतलब सोझ दूरी होगा, इसी को क्या बोला जाएगा, तो इसको बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। जैसे यहाँ पे कोई पिंड है, यहाँ से चल के यहाँ पे गया A से B पर, और B से गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आ गया C पर, इधर गया है 8 मीटर, इधर गया 6 मीटर। तो चली गई दूरी, ध्यान रखिएगा, 8 6 कितना होगा, 14, 8 मीटर और प्लस में 6 मीटर, ये तो मिलके 14 मीटर हो गया, ये दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन की बात कर ले तो विस्थापन 14 नहीं होगा। विस्थापन यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सोझ लाइन मिलाएंगे इसको बोलेंगे विस्थापन। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में ये जो टेढ़ा वाला लाइन होता है ना, या 90 के सामने की भुजा कह सकते हैं। यहाँ पे 90 बन रहा है तो 90 के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, या विकर्ण कहें या कर्ण कहें, तो ये कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताया गया होगा। तो ये वाला पथ का कितना होगा, तो √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर, 6 में 6 से गुना 36, 8 के स्क्वायर 64, जोड़ दीजिएगा तो ये 100, और 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। तो ये बन जाएगा 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, यही इस पिंड का विस्थापन हो गया। ठीक है, दूसरा समझिए। अब मान लेते हैं कि कोई पिंड यहाँ A स्थान पर है, यहाँ से गया, ध्यान रखिएगा, B स्थान पर 400 मीटर चलकर, कितना मीटर चल के गया है, 400 मीटर चल के गया। फिर वापस ध्यान रखिएगा कि किसी कारण से यहाँ पे एक दूसरा स्थान है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दूसरा स्थान हो गया, कोई स्थान मान लेते हैं, मान लीजिए C है, और यहाँ से यहाँ आने में इसको 150 मीटर या 200 मीटर या 300 मीटर कुछ भी दे दें, या मान लेते हैं 150 मीटर ये चल के वापस आ गया। देखिए पहले क्या बोले हैं कि A से कोई पिंड चल के कहाँ गया, B पर, कितना दूरी, 400 मीटर चल के। फिर B से वापस ये C पर आ गया है 150 मीटर पीछे। तो अगर दूरी की बात कर ले तो दूरी ध्यान रखिएगा क्या होगा, 400 गया है और 150 आया है, तो टोटल ये 550 जो होगा, ये 550 मीटर ये तो दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन आपको अगर ज्ञात करना हो तो सिर्फ ये ध्यान रखिए प्रारंभिक और अंतिम देखना है। अंत तो अब ये हो गया,
यहाँ पे आ गया तो ये अंतिम स्थिति हो गया वस्तु का। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी देखेंगे तो ये 400 में से 150 वापस आ गया है, यानी बचेगा कितना 250। ये इसका क्या बन जाएगा, तो यही इसका ध्यान रखिएगा विस्थापन बनेगा। ठीक है। अब एक वस्तु है यहाँ ए स्थान पर है, यहाँ से बी स्थान पर गया 500 मीटर चल के, 500 मीटर चल के ध्यान रखिएगा बी पर गया और फिर बी पर से ये वापस कहाँ पे आ गया, ए पर आ गया। तो जब कोई पिंड जिस बिंदु से चल के अगर कहीं जा रहा है और फिर उस बिंदु से वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तब उसका विस्थापन 0 बन जाएगा। ये विस्थापन है, क्या है, विस्थापन। तो इस परिस्थिति में देखिए यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया तो विस्थापन क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 500 गया तो 500 आ गया, तो विस्थापन मिल के क्या 0। लेकिन अगर दूरी की बात कर ले तो 500 गया है और 500 आया है, यानी टोटल कितना होगा 1000 मीटर हो जाएगा। तो इतना बात आप समझ गए क्या। तो विस्थापन जब भी निकलना है तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति देखना है कि कितना है, उसी से इसका क्या निकलता है विस्थापन। जबकि दूरी ध्यान रखिएगा कि दूरी क्या होगा कि जितना जाए आए सबको जोड़ा जाता है। अब तीसरा स्थिति क्या बनता है, तीसरा समझिए। मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे स्थान है पी से कोई वस्तु गया इधर, ध्यान रखिएगा कि ये रास्ता है, गया यहाँ पे क्यू पर, फिर वापस ध्यान रखिएगा आकर इसको इस दिशा में, ये ध्यान रखिएगा यहाँ आर पे ये पहुँच गया। तो इधर से इधर गया है तो ये 400 मीटर है या 600 मीटर मान लेते हैं कि 600 मीटर चल के गया, और इधर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है ये 200 मीटर है। कितना मीटर, 200 मीटर। और इधर वाला ध्यान रखिएगा कितना है 600 मीटर। तो अगर कोई वस्तु यहाँ से चल के यहाँ फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो उस परिस्थिति में अगर दूरी की बात कीजिएगा तो दूरी देखिए, पहले तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो 600 होगा, बोलिए 600 होगा ना। यहाँ से चल के यहाँ गया तो कितना गया 600 मीटर। अब फिर वापस यदि यहाँ पे आ जाएगा तो फिर तो 600 वापस आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक गया 600, अगर यहाँ से यहाँ आ जाए तो 600 वापस भी आएगा कि ना आएगा। तो अब यहाँ पर पिंड नहीं है, अब यहाँ से यहाँ पे आ गया तो 200 मीटर और ये पीछे आ गया है, तो 200 मीटर और जोड़ना पड़ेगा, यानी टोटल कितना हो गया 1400 मीटर इसका दूरी हो गया। जबकि विस्थापन की बात कीजिएगा तो विस्थापन आपको बस प्रारंभिक और अंतिम देखना है। तो प्रारंभिक यहाँ है, अंतिम यहाँ है, तो इधर से इधर आ गया तो ये ध्यान रखिएगा 200 होगा। कितना होगा 200 मीटर, लेकिन विपरीत दिशा में है इसलिए ये माइनस में लिखेंगे। माइनस केवल बताएगा, ध्यान रखिए विपरीत दिशा को बताएगा कि विपरीत दिशा में है। दूरी में या विस्थापन में माइनस नहीं होता है, केवल ध्यान रखिएगा दिशा को बताएगा कि दिशा इसका बदल गया, जिस दिशा में पहले गया था उसके विपरीत दिशा में आ गया है, इसीलिए ये 200 होगा माइनस में। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब दूसरा समझना है। अब देखिए सदिश और अदिश राशि, कि सदिश अदिश किसे कहेंगे। देखिए सदिश इंग्लिश में इसको वेक्टर कहेंगे। ठीक है, सदिश किसको कहेंगे, ध्यान रखिएगा कि पहले सदिश को समझने से पहले ध्यान रखिएगा एक चीज आपको बता रहे हैं भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे इसको इंग्लिश में। तो भौतिक राशि किसको कहेंगे, इसको आपको ध्यान देना होगा कि भौतिकी में जितना भी पद है, अच्छा है, ध्यान रखिए भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ, या कहेंगे वे राशियाँ जिसे भौतिकी के नियमों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, भौतिक राशियाँ। तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, वे राशियाँ जिसे भौतिकी के नियमों द्वारा लिखा जा सकता है, या वे राशियाँ जिसे भौतिकी के पदों में व्यक्त किया जा सकता है उसको बोलेंगे भौतिक राशियाँ। ठीक है, इसको लिखिए लीजिए, बोलेंगे, ध्यान रखिएगा क्या, वे राशियाँ जिसे भौतिकी के नियमों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा
सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, या इसको चाहे तो हम दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? वे राशियाँ जिसे भौतिकी के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। यानी भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब कहिएगा, जैसे बोलिए, तो जैसे दूरी लिखिए, विस्थापन लिखिए, समय लिखिए, द्रव्यमान लिखिए, वेग लिखिए, चाल लिखिए, ठीक है, घनत्व लिखिए, संवेग लिखिए, बल लिखिए, कार्य लिखिए, तो ये इत्यादि कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशि जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। ठीक है, ऐसे तो भौतिक राशि दो तरह की, एक मूल राशि, एक ध्यान रखिएगा व्युत्पन्न राशि होता है, लेकिन सदिश अदिश के आधार पर ये दो तरह का होता है। एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। तो अब इसको जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान देना होगा आपको सदिश। सदिश को बोलेंगे, ध्यान रखिएगा कि वे भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाप एवं दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे विस्थापन आपको बताया गया था। विस्थापन देखिए, विस्थापन में भी बोले कि दिशा होता है, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, इत्यादि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इत्यादि कर लीजिए। ठीक, अब आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि सदिश को निरूपित कैसे करेंगे। यदि कोई राशि सदिश है तो उसके ऊपर तीर का निशान लगाया जाता है और इसको वेक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ए कोई मान लीजिए कि ए सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि हो तब इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए वेक्टर। अगर बी मान लीजिए कि कोई सदिश राशि है तो इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर बी। तब बल सदिश राशि होता है इसलिए बल पर वेक्टर लगाते हैं। ठीक है, वेग सदिश राशि होता है इसलिए इस पर वेक्टर लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब सदिश राशि, तो सदिश राशि को एक तीर निशान युक्त चिन्ह द्वारा सूचित करेंगे, जिसमें तीर का चिन्ह उस सदिश के दिशा को बताएगा और इसकी लंबाई इसके परिमाप को बताता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सदिश को कैसे निरूपित करेंगे तो क्या कहिएगा? एक तीर निशान युक्त चिन्ह द्वारा, जिसमें तीर का नोक जो होता है ना उसकी दिशा को बताएगा और उसकी ध्यान रखिएगा लंबाई जो होगा क्या बताएगा? परिमाप को। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपको अदिश राशि, अदिश राशि पर ध्यान दीजिएगा। अदिश राशि या अदिश भी बोलेंगे, केवल इसको बोलेंगे, ध्यान रखिए, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज।
तो लिखिएगा वे राशियाँ, चाहे वे भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाप होता है, परिमाप होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशियाँ या अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, उसे अदिश राशि लिख दीजिए, कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को, द्रव्यमान मापने के लिए वो परिमाप तो होगा, जैसे 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो कह सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं और दुकानदार के पास जाके कह रहे हैं कि 2 किलो पूरब में चावल दीजिए, तो बोलिए इसका कोई अर्थ है? या 2 किलो ध्यान रखिएगा पश्चिम में हमको दाल दीजिए, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं। या अगर कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 10 मीटर कपड़ा चाहिए, या 2 मीटर कपड़ा चाहिए, या 1 मीटर कपड़ा चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा में 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये जो लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, भार होता है, ये सब कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। सॉरी, भार नहीं, भार तो सदिश, ये सदिश राशि होता है। अदिश राशि में क्या होगा? जैसे क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, ध्यान रखिएगा, लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, दूरी हो गया, ठीक है, ये कार्य हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा इत्यादि, ये सब ध्यान रखिए, ईटी से लिख लेंगे, ये ईटी से। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल आगे आपको इसके बाद बताया जाएगा। पहले इतना आप लोग याद कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छा से, और कल आगे बताया जाएगा दूसरा। ठीक है।